हेलो एंड वेलकम टू शारविन अनप्लग्ड। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट है सुनील सुशीला शर्मा जी, जो सिर्फ एक कॉर्पोरेट लीडर ही नहीं बल्कि विजनरी थिंकर भी है, जो एक बड़े मिशन पे है। सुनील जी ने अपने करियर की शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक और सिटी बैंक जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करी, जिसमें सिटी बैंक के वो स्टेट हेड भी रह चुके हैं। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर उन्होंने एक अलग ही डायरेक्शन चूज करी। फार्मर और केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए मीडिया का सहारा लिया उसको प्रमोट करने के लिए। उनका शो राम राम सा फार्मर्स और उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। राम राम सा में आज बात पानी की। जी हाँ, उसी अनमोल पानी की जो आसमान से आता है, बूंदों में गाता है, पहाड़ों से फिसलता है, नदियों में चलता है, नहरों में मचलता है, कुएं पोखर से मिलता है, खपरेलों पे गिरता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अखंड संवाद जैसे 24 घंटे का नॉन स्टॉप कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें देश के बड़े बड़े फार्मर्स, यूनिवर्सिटी और लीडर्स ने हिस्सा लिया। आज हम बात करेंगे उनके सफर के बारे में, उनके मिशन के बारे में और वो कैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सुधीर जी, आपका शारविन अनप्लग में स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। सुधीर जी, आपने बैंकिंग सेक्टर में काफी समय बिताया है। सिटी बैंक जैसे दुनिया का सबसे बड़े बैंक के स्टेट हेड रहे हैं और उसके बाद आपने मीडिया और फार्मिंग अवेयरनेस की तरफ शिफ्ट किया है। आपने ये डिसीजन क्यों लिया है? आखिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इस नए मिशन की तरफ ले गया? जी हाँ, देखिए सबकी इच्छा होती है कि वो पढ़ाई के बाद कोई ऐसा जॉब ज्वाइन करें जिससे कि उनके सपने पूरे हो सकें। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में शुरू हुआ, पहले एस्कॉर्ट्स से शुरू हुआ। बैंकिंग सेक्टर था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से फिर हम बैंक की तरफ गए। कोटक महिंद्रा बैंक जिस समय एनबीएफसी से बैंक बन रहा था, उस टीम में हम लोग शामिल थे। उसके बाद मैं सिटी बैंक में गया। उसके बाद फोर्स मोटर्स में था। फोर्स मोटर्स में जब मैं था तो वहां पर जो मुझे काम मिला था वो था ट्रैक्टर्स की मार्केटिंग का, ट्रैक्टर्स के डीलर डेवलप करना और ट्रैक्टर्स के लिए एस्टेब्लिशमेंट करना राजस्थान में। तो वहाँ जब मैं गाँव में जाता था, वहाँ जाकर मुझे लगा कि जो किसानों से जब मैं मिलता था, महीने में 1 या 2 ट्रिप मेरे होते थे किसानों के साथ। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मुझे लगा कि हम लोग इन्हें ट्रैक्टर बेचते हैं, ट्रैक्टर बेचने के बाद हमें गोवा में जाके हमें अवार्ड्स मिल जाते हैं कि हमने इतने डीलर बनाए, इतने वो बनाए। पर असल में इन किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अवेयरनेस। उन लोगों के पास वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती जो सरकार उनके लिए बनाती है। उन लोगों के पास में अभी भी वो जानकारी नहीं है जो असल में उन्हें एक अच्छा किसान, जिस मॉडर्न किसान की बात हम कर रहे हैं, जिस स्मार्ट किसान की बात कर रहे हैं, वो बातें अभी भी उस किसान के पास नहीं पहुँची। वहाँ से मैंने बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट ये नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में आऊँ। बस मैं चाहता कि मैं अवेयर करूँ, तो मैं खुद जस्ट जनरल कुछ एक्सपर्ट्स को ले जाता था। वहाँ जाकर किसानों के साथ हम रात्रि चौपाल लगाते थे। कोई उसमें मुझे कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, किसी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैं कुछ एक्सपर्ट्स को ले आता, उनके साथ बैठ के हम रात को किसानों के साथ बैठते, बातें करते, उन्हें अलग-अलग चीज़ें बताते, मस्ती करते, गाने गाते, गीत गाते, लोकगीत गाते। पर मुझे लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किसानों को ट्रैक्टर्स की बजाय वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी। और वो मुझे फ़ोन करके कहते, "सर इस बार मशरूम वाले को लेके आइएगा। सर इस बार हॉर्टिकल्चर से किसी को लेके आइएगा। सर मेरे पपीते में ना ये रोग लग गया है तो किसी को बताइएगा।" हालाँकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, पर मैं उनके लिए किसी न किसी से पूछता या उनका कॉल अरेंज करता। और ये सिलसिला कुछ ऐसे चला, इतना चला धीरे-धीरे कि जो रात्रि चौपाल्स हमारी थी वो एक दिन राम-राम सा बन के टीवी स्क्रीन पे उतर गई। और जो राम-राम सा जिसके कि 450 एपिसोड अभी हो चुके हैं, वो राम-राम सा वहाँ से शुरू हुआ। आपका शो राम राम सा काफी यूनिक है, जो फार्मर्स के इशू और उनके सॉल्यूशन पे फोकस करता है। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और आपने इसके लिए किस तरीके से प्लानिंग करी? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि हम लोग किसानों से मिलते थे, किसानों के साथ बैठते, बात करते, एक्सपर्ट्स को लेके जाते। जब एक टीवी चैनल है ए1 टीवी, उनकी नज़र जब इस पे पड़ी, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे एक्चुअली मैं उस समय फोर्स मोटर्स में था, वो लोग चाहते थे कि हम उनको कुछ स्पॉन्सर करें, कुछ प्रोग्राम स्पॉन्सर करें या कुछ ऐड दें। तब मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाइए किसानों के लिए जो उन्हें अवेयर कर सके, उन्हें स्मार्ट बना सके, तो उसके लिए हम स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। एक मीटिंग हुई, मीटिंग में हमने प्लान किया किस तरह से कि एक प्रोग्राम करना है। वो 2-3 महीने तक उलझे रहे पर उन्हें कोई एंकर ऐसा नहीं मिला, जो कि किसानों के इस कार्यक्रम को कर सके। तो लास्ट में उन्होंने कहा, सुनील जी आप कर लीजिए इस कार्यक्रम को। मेरे लिए टीवी बिल्कुल नया था, मैं नहीं कर सकता था। फिर मैंने अपनी कंपनी से अप्रूवल लिया
और इसी तरह से करके जब पहला राम राम सा हमने किया, वो जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज के एक्सटेंशन हॉल में हमने पहला राम राम सा शूट किया। मेरे लिए शूट एक नई चीज़ थी, पर क्योंकि किसानों के लिए कुछ करना था, इसलिए मैंने वहाँ से शुरू किया और धीरे-धीरे करके राम राम सा इतना बड़ा हो गया कि एक नेशनल टीवी पर भी उसके बाद आया और आज 450 से ज़्यादा एपिसोड उसके पूरे हो चुके हैं। आपने अखंड संवाद ऑर्गेनाइज किया जो 24 घंटे का नॉन स्टॉप कैंपेन था। ये इवेंट कैसे प्लान किया गया? आपको फिजिकली और मेंटली किस तरह से तैयारी करनी पड़ी इसके लिए? देखिए, जब राम राम सा चल रहा था, राम राम सा मैं कह रहा हूँ शुरुआत में मुझे लोगों को समझाना पड़ता था कि आप इस कार्यक्रम में आइए। मैं किसानों को सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आदमी असल में देखिए मैं सेलिब्रिटी शब्द जब बोलता हूँ तो लोग हँसते हैं, किसान कैसे सेलिब्रिटी हो सकता है? जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो रियल लाइफ़ में एक्शन करता है, वो किसान करता है। वो ट्रैक्टर पर ऐसी कड़ी धूप में, रात को ठंड में, इन सब में काम करता है। थ्रेशर में कई बार उसके हाथ कट जाते हैं, उँगलियाँ कट जाती हैं, उसके बावजूद वो काम करता रहता है, सिर्फ़ इसलिए कि हम लोगों को अन्न मिले। तो असली एक्शन हीरो भी वो है, असली हीरो भी वो है, असली चैंपियन भी वो है, जो मिट्टी से गज़ल किसान लिख सकता है, वो गुलज़ार नहीं लिख सकते। ठीक है? क्योंकि वो जो गज़ल लिख रहा है, वो हम लोगों को जीवन दे रही है, हम लोगों को अन्न दे रही है। इसलिए मैं उसे सेलिब्रिटी बनाना चाहता था। मेरा सीधा-सा बात ये था कि जो आदमी किसानों में, खेतों में काम कर रहा है, उसे मुझे स्क्रीन पर लेकर आना है और लोगों को बताना है कि ये कितनी मुश्किल से काम करते हैं। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कितनी जल्दी वो उठ जाते हैं, कितनी लेट वो सोते हैं, सिर्फ़ इसलिए जिससे कि 140 करोड़ थालियों का इंतज़ाम हो सके। जी। ठीक है? ये चीज़ थी अब जब धीरे-धीरे आने लगा स्क्रीन पर, लोग आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, किसान जब मुझे फ़ोन करने लगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक किसान जम्मू कश्मीर से आए मकबूल रैना, जो कि किसी समय पर अलगाववादी ताकतों के साथ थे, जिनके कंधे पर कभी बंदूक हुआ करती थी। उन्होंने उस बंदूक को फेंका और हल को अपने कंधे पे रखा। तो आना चाहिए वो किसान, ऐसे किसान ज़रूर आने चाहिए। मेरे पास मध्य प्रदेश से एक आकाश चौरसिया हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर खेतों में वो सिर्फ़ इसलिए लगे, जिससे कि वो कुछ नया कर सकें, किसानों को नया सिखा सकें। वो एक ही ज़मीन में करीब 4-5 लेयर पे खेती करते हैं और लोगों को बताते हैं कम ज़मीन में कैसे खेती करना चाहिए। तो इस तरह के किसानों को लाकर मैं लोगों के सामने लाना चाहता, सेलिब्रिटी बनाना चाहता। बात आती है अखंड संवाद की। अखंड संवाद असल में एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि लगातार 24 घंटे चला। उसमें हम लोगों को अवेयर करना चाह रहे थे। 24 घंटे तक एक लाइव रिपोर्टिंग थी, जिसमें मैं स्टूडियो में बैठा रहा, चारों तरफ कैमरे थे, लाइट्स थी अ, और लाइव था। हुँ। उसमें उसका क्रेडिट भी मैं मेरे उन एक्सपर्ट्स को देना चाहता हूँ, जो एक्सपर्ट्स मेरे साथ लगातार बने रहे। जिस स्टूडियो में अखंड संवाद चल रहा था, उसके बाहर हर समय 20 से 25 एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद थे, पूरे 24 घंटे मेरे साथ रहे। जिसमें पद्मश्री फार्मर्स थे, बड़े किसान थे, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स थे, डायरेक्टर्स थे। ये सब लोग सिर्फ़ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि ये जो काम है अखंड संवाद, ये एक ऐसे तबके के लिए किया जा रहा है, उन किसानों के को सेलिब्रिटी बनाने के लिए किया है जिन पर कोई भी काम नहीं करता। फाइनली हमने वो अखंड संवाद पूरा किया, 24 घंटे 37 मिनट का वो कार्यक्रम हुआ, उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज़ किया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज़ किया और वो सब समर्पण मैं आज भी उन किसानों को समर्पित करना चाहता हूँ, जी। जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस इवेंट में काफ़ी बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स आए थे, पद्मश्री फार्मर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? क्या उन्होंने भी कुछ नए आइडियाज़ दिए जो आपके मिशन में मदद कर सके? जी हाँ, बिल्कुल मैं उनके आइडियाज़ के पीछे ही हूँ। मैं ये कहता हूँ कहते हैं ना एक छोटे से पेड़ को अगर किसान का साथ मिल जाए, किसान की केयर मिल जाए, ठीक है? तो वो बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। उसका सीधा-साधा उदाहरण मैं हूँ, आपके सामने दिख रहा हूँ। सिर्फ़ 6 साल पहले मैं मीडिया में आया और मीडिया में आकर एक ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे काम करने लगा जिस पे कोई काम नहीं कर रहा था, पर उसे आशीर्वाद मिला किसानों का, उसे स्नेह मिला किसानों का। तो आज जो कुछ भी अगर मैं कहता हूँ तो सब कुछ किसानों के उस पर है क्योंकि उनका स्नेह मिला। इसी तरह से अखंड संवाद को भी अगर मैं बात करूँ तो 2 बजे कार्यक्रम शुरू होना था, पर मैं नाम लेना चाहूँगा उन दोनों मेरे पद्मश्री किसानों का जो कि 12 बजे मेरे पास पहुँच गए थे। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि हम लोग ऑन द वे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। पद्मश्री जगदीश पारिक जी और पद्मश्री सुंदराराम वर्मा जी। ये दोनों हर कार्यक्रम में मतलब पद्मश्री हैं मतलब उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी काम के लिए उन्हें फ़ोन करता हूँ, सबसे पहले हाज़िर होते हैं। डॉक्टर महेंद्र मधुप हैं जो कि हम सबके गार्जियन के रूप में कह सकता हूँ जो कि हम लोगों पे किताबें लिखते हैं, किसानों पे किताबें लिखते हैं, जैविक किसानों पे किताबें लिखते हैं, वो सबसे पहले उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो ये इन सब लोगों के कारण ही ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया, ये कार्यक्रम सफल हो पाया।
आपने जो मूवमेंट्स और कैंपेन लॉन्च किए हैं, जी। उनमें बहुत चैलेंजेस आए। आप पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे बैलेंस करते हैं? स्पेशली इतने मैसिव इनिशिएटिव मैनेज करने होते हैं तब? जी हाँ, देखिए बहुत मुश्किल काम होता है जबकि आप एक बहुत खूबसूरत पैकेज पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी अर्निंग है, आप स्टेट हेड की पोज़ीशन पे हैं। आपके पास समय नहीं है, आपके पास ड्राइवर है, गाड़ी है, चारों तरफ आपका नेटवर्क है और आप एक अच्छे दौर से गुज़र रहे हैं। उस समय पर आपका नौकरी छोड़ना और ये कहना कि नहीं मैं किसानों के लिए काम करूँगा, मैं मीडिया में जाऊँगा, एक ऐसा ऐसा क्षेत्र जहाँ के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है घरवालों को कन्विंस करना, सबको जी। समझाना कि हाँ, अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आएगी या नहीं आएगी या कितनी आएगी। ठीक है, मुश्किल था पर क्योंकि कहते हैं ना अगर जुनून के साथ, जज़्बे के साथ और जोश के साथ अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो वो काम ज़रूर होता है और मन में था कि इन किसानों को लोगों के सामने लेकर आना। आप नोट कीजिएगा 2014 से पहले किसानों के ऊपर कोई भी इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे। सिर्फ़ जी। एक बड़े चैनल पे एक कार्यक्रम आता था, उसमें भी बहुत 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 लिमिटेड जानकारियाँ होती थी। 2014 से पहले किसानों के लिए इतने ग्लैमर के रूप में कोई कार्यक्रम नहीं था जितने से हमने शुरू किया। चैनल्स में भी जब गए तो वहाँ पर लोगों ने कहा ओहो! अब ये खाद बनाना हमारे चैनल पे सिखाएँगे, ठीक है? पर जब वहाँ पर इस तरह के किसान आए जो कि बकरी के दूध का साबुन बनाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे महँगा साबुन है। इस तरह की चीज़ें सामने आई, जब वहाँ पर लोगों को पता चला कि काला चावल भी कोई चीज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, काला गेहूँ भी कोई चीज़ होती है, बहुत डिमांड है उसकी। जब जब इस तरह की चीज़ें सामने आई, लोगों को लगा कि हाँ, वाक़ई में जो ये किसान भाई हैं, वो हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोगों का प्यार मिला और धीरे-धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। आपके मिशन का अगला स्टेप क्या है? केमिकल फ्री फार्मिंग को आप कैसे प्रमोट करने वाले हो? जी हाँ, देखिए ये केवल मेरा मिशन नहीं है, मैं चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ से जोड़ना चाहूँगा, हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, हमारी पीढ़ी पर एक इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो हमें बहुत खूबसूरत वातावरण देकर गए थे, जिसमें पॉल्यूशन नहीं था। वो हमें बहुत खूबसूरत अन्न और सब्जियाँ देकर गए थे, जिनमें केमिकल नहीं था। वो हमें एक बहुत ही शानदार कहते हैं कि एनवायरनमेंट देके गए थे, जिसमें जिसमें सब कुछ अच्छा था। चारों तरफ पेड़ थे, हरियाली थी, पशु-पक्षियों की आवाज़ थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने ओरिजिनल घास को हटा दी और घर में प्लास्टिक की घास बिछा ली। हमने ओरिजिनल जो परिंदे थे उन्हें उड़ा दिया और अपने घर में मतलब चिड़ियों की आवाज़ वाली घंटी लगवा ली। ठीक है? हम आज फल खा रहे हैं लेकिन उन फलों में केमिकल है और जो कि कैंसर का कारण बन रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं काम करना चाहता हूँ इस मिशन पर या कर रहा हूँ इस मिशन पर भी किसी भी तरीके से हमारी जो थाली में ज़हर आ रहा है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खराब है, जो हमारे बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं आजकल जिनके कि तरह-तरह की बीमारियाँ हैं, मैं उनसे दूर करना चाहता हूँ और मैं किसानों को समझाना चाहता हूँ कि आप पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना बंद करें, आप केमिकल्स को यूज़ करना बंद करें और मैं उन लोगों को वो सक्सेस स्टोरीज़ दिखाता हूँ, जिसमें जिन लोगों ने ऑर्गेनिक खेती की, जिन लोगों ने नेचुरल फार्मिंग की, वो लोग हर तरह से सुखी हैं, उन्हें पैसा भी अच्छा मिल रहा है, रात को नींद भी अच्छी आती है और उनके सर पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। आपने अपने ये नेम के साथ सुशीला शब्द शामिल किया है, जो आपकी माँ का नाम है। जी। ये डिसीजन क्यों लिया? इसके पीछे क्या सोच थी और इसका आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ये नाम जब मेरे साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है कि मेरी मदर मेरे साथ खड़ी हैं। किसी बच्चे की जो भी सोच होती है उसकी आगे बढ़ने की, उसमें उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी। बचपन से जो सिखाती है, वो बच्चा सीखता चले जाता है। मेरी मदर नर्स थीं, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि वो नर्स थीं और उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। वो रात को 3 बजे भी कोई केस आता तो उठ के चली जाती थी। हॉस्पिटल पास में ही था, वहाँ उठ के चली जाती थी। वो सब हमने देखा उनके साथ में रहते हुए। तो बस ऐसा ही था एक चीज़ जो मैं बार-बार कहता हूँ, वो मैं यहाँ पे आपके मंच के माध्यम से भी कहूँगा कि जब तक मैं सुनील दत्त था, मैंने सिर्फ़ अपने आप को खर्च किया। जैसे ही मैं सुनील सुशीला शर्मा बना, मुझे लोगों ने गूगल पे सर्च किया। तो ये बात मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, मेरी माँ का नाम है, जैसे ही वो मेरी माँ का नाम मेरे साथ जुड़ जाता है, तो मैं अनमोल हो जाता हूँ। आपके साथ बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा है। ये कन्वर्सेशन काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोग मुझे बुलाते हैं और मैं अपने किसान की बात को रख पाता हूँ। ऐसा कोई मंच नहीं है, जहाँ मुझे बुलाया गया हो और मैंने किसान की बात नहीं रखी गई हो, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग जब खाना खाते हैं, हम सभी लोगों को
भगवान का शुक्रिया तो करना ही चाहिए, परंतु जब खाना खा के उठें तो थैंक यू किसान ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी खुशहाली है वो किसान से है। हमारे घर में जो होली है, दिवाली है, वो किसान से है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और उनकी इम्पैक्टफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।